दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मनी सप्लाई के बारे में। हम जानेंगे कि मनी सप्लाई होता क्या है, मनी सप्लाई कौन करता है, मनी सप्लाई को मापते कैसे हैं। ठीक है। इसके अलावा हम जानेंगे कि ये रिजर्व मनी क्या होती है, नैरो मनी किसे कहते हैं, ब्रॉड मनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है। और इसके अलावा हम जानेंगे कि ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। इतने सारे कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं। मान के चलिए अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स में इन कॉन्सेप्ट में से अगर कोई भी क्वेश्चन बना तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे बड़े आराम से। मैं आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा यहाँ पर जो लगातार आए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ मनी सप्लाई से क्वेश्चंस की तो 2019, 2020, 2021 में लगातार यूपीएससी में मनी सप्लाई से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे आप ये चेक कर सकते हैं आईएएस प्री 2019 और 2021 में ये सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो अभी आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन बाद में इजी लगेगा। हम ये भी जानेंगे कि अगर इसके जो ऑप्शन गलत हैं वो तो गलत क्यों हैं, तो काफ़ी अच्छे से हम इसको टैकल करेंगे। 2020 में ये क्वेश्चन आया था, आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, एक बार आप हमारे इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको आसान होगा ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर ये मनी सप्लाई है क्या, व्हाट इज़ एमएस। ठीक है, ये मनी सप्लाई है क्या। तो देखो मनी सप्लाई का तात्पर्य है साफ कि लोगों के पास जो मुद्रा का स्टॉक है उसको मनी सप्लाई कहते हैं। मतलब लोगों के पास मुद्रा का होना, बात हो रही है यहाँ पर लोगों की। अगर लोगों के पास जो मुद्रा का स्टॉक होता है ना उसको कहते हैं हम। अब वो एज ए करेंसी है, उनके बैंक अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, उनके टाइम डिपॉजिट्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मुद्रा मतलब मुद्रा आपूर्ति जो लोगों के पास है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये मनी सप्लाई कौन करता है। एमएस करता कौन है, मनी सप्लाई को करता कौन है। ठीक है, तो देखो यार, मनी सप्लाई जो करते हैं, मनी सप्लाई जो करते हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई, जी हाँ। आपने देखी होगी करेंसी, आपके पास नोट होगा, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा, आरबीआई के गवर्नर का साइन होगा और उन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा होगा कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, या मैं धारक को 100 रुपये, 2000 रुपये, इस तरीके का स्टेटमेंट आपने देखा होगा। तो आपकी पहली संस्था जो मुद्रा की सप्लाई करती है, मनी की सप्लाई करती है, वो कौन हो गई, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई अगर कोई भी करेंसी जारी करती है तो उसके बदले में उसको कुछ स्टॉक अपने पास रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि आरबीआई को कम से कम 115 करोड़ रुपए का एज ए गोल्ड रिजर्व रखना ज़रूरी है। ठीक है, 200 करोड़ का रिजर्व रखना ज़रूरी होता है, तो 200 करोड़ का रिजर्व रखती है आरबीआई अपने पास, जिसमें से 115 रुपये का उसको गोल्ड रखना मैंडेटरी है। अगर पूछा जाए यूपीएससी या किसी अदर क्वेश्चन में तो 115 करोड़ का गोल्ड हो गया, और बाकी का जो बचा उसका वो कुछ भी एज ए करेंसी, एज ए प्रतिभूतियाँ कैसे भी रख सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि आरबीआई एक मनी सप्लाई को करती है जारी, आरबीआई मनी सप्लाई करती है। इसके अलावा भारत सरकार, अब आप कहेंगे भारत सरकार कैसे करती है, तो आपने देखा होगा 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं ना। जो सिक्के जारी किए जाते हैं वो भी भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो मनी सप्लाई का काम कौन कर रही है, एक आरबीआई भी करती है, दूसरा इंडियन गवर्नमेंट भी करती है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी करती है। ठीक है, अब मैं कहूँ आपसे जो तीसरी चीज़ है, मनी सप्लाई का काम हमारे कॉमर्शियल बैंक भी करते हैं। क्या आप मानेंगे इस बात को। आप कहेंगे नहीं तो सर, हमने चलो देखा है कि भारत सरकार के सिक्के होते हैं, नोट होता है, हमने देखा है आरबीआई की करेंसी होती है, नोट होते हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई भी नोट नहीं देखा जिसमें किसी कमर्शियल बैंक ने उसे जारी किया हो, या किसी एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी किया हो।
ठीक है, हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी को सृजित करते हैं, है ना, मनी को सप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो यार, मान लेते हैं मेरे पास 1,000 रुपये हैं, वैसे है तो नहीं लेकिन मानने में क्या जाता है यार, कभी कभी मान लेना चाहिए, कोई अच्छी बात है। 1,000 रुपये हैं। अब मैंने सोचा इस 1,000 रुपये को मैं ना जाकर अपने बैंक में जमा कर देता हूँ। ठीक है, मेरे नज़दीक में एक बैंक है, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने वहाँ जाके ये 1,000 रुपये जमा कर दिए। ठीक है, क्राइटेरिया ये कहता है, रूल ये कहता है, जब भी किसी बैंक के पास कोई जमा आती है कितने भी रुपए की, तो उसको सबसे पहले CRR RBI के पास जमा करना पड़ता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो कैश में RBI के पास देना पड़ता है। वर्तमान में यह 4% है, मान लेते हैं। ठीक है, तो अब BOB के पास 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये का जो 4% था वो गया RBI के पास कैश रिजर्व रेशियो के रूप में। ठीक है, क्यों जमा करना पड़ता है CRR? ताकि अगर बाद में बैंक दिवालिया हो जाए या कुछ हो जाए तो एटलीस्ट थोड़ा कुछ तो अमाउंट हो बैंक के पास रिजर्व में रखा हुआ, जो वो बाद में दे सके। ठीक है, चलो 1,000 रुपये में से 4% RBI के पास चला गया CRR के रूप में। ठीक है, ये CRR के रूप में चला गया। अब रूल ये कहता है कि आपको इस 1,000 रुपये का ही 18% फिर से आपको अपने पास रखना है। आप उसे गोल्ड के रूप में रख सकते हैं, सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख सकते हैं, या कैश के रूप में रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या है? इसे बोलते हैं SLR। ठीक है, अब BOB के पास जब 1,000 रुपये आए तो उसको 4% CRR के रूप में RBI को देना पड़ा, फिर 18% का रिजर्व अपने पास रखना पड़ा। यानी ये 22% जो रुपए है 1,000 रुपये में से, ये 22% का जो रुपए निकला, 18 और 4 22% का जो निकला, ये तो रिजर्व रहेगा। ठीक है, RBI इसको खर्च नहीं कर सकता। अब 22% में से जो बचा 78% का जितना रुपए बचा ना इसमें 1,000 रुपये में से, उसको RBI क्या BOB क्या करेगा, लोन के रूप में बांटेगा। ठीक है, अब समझना बात को। 1,000 रुपये का 4% गया। ठीक है, कितना बचा? 960। अब ये 960 बचा, फिर इसका 960 का 18% गया SLR के रूप में। अब कितना बचा? 780। ठीक है, अब ये जो 780 रुपये है ना, इसका BOB क्या करेगा? अब कहेगा लाओ, अब इसमें से हम लोन बांटेंगे। तो BOB कहेगा कि हाँ भी किसी को लोन चाहिए क्या? तो एक ने हाथ खड़ा किया, हाँ मुझे चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। तो BOB ने ना 760 रुपये का लोन उस बंदे को दे दिया। लोन दे दिया मतलब उसको लोन दे दिया, लेकिन उसके अकाउंट में शो कर दिया ना, उसको हाथ में कैश में नहीं दिया, उसके अकाउंट में शो कर दिया कि हाँ अब ये 760 रुपये तुम्हारे अकाउंट में भी शो हो रहे हैं। अब मेरी बात को समझो, 1,000 रुपये मेरे पास थे, मैंने BOB को जमा किए, तो वो मेरे अकाउंट में मेरे को शो हो रहे हैं, 1,000 रुपये मेरे को भी शो हो रहे हैं। ठीक है, उस 1,000 रुपये में से ही 760 रुपये का लोन इसने किसी अदर पर्सन को दे दिया। ठीक है, अब उसके अकाउंट में भी 760 रुपये शो हो रहे हैं। रूल तो आपको पता ही है ना। अब ये 760 रुपये अगर BOB के पास फिर से आए हैं, जमा हुए एक तरीके से, उस पर्सन के 760 रुपये अभी फिर से जमा हो गए, फिर से इसका 4% जाएगा RBI के पास। ठीक है, फिर से इसका 18% निकाला जाएगा रिजर्व के रूप में, फिर जितना बचेगा फिर लोन में जाएगा। तो ये बैंक क्या कर रहा है यार? मुद्रा को सृजित ही तो कर रहा है। नहीं समझे आप? देखो, अभी तक जो 1,000 रुपये थे ना, अगर मैं बैंक में जमा जाकर नहीं करता तो वो मेरे पास ही रहते, सिर्फ 1,000 रुपये का ही काम करते। ठीक है, जैसे ही मैंने बैंक में जमा किए तो वो 1,000 रुपये मेरे अकाउंट में भी शो हो रहे हैं। अब उन 1,000 रुपये में से 760 रुपये लोन दे दिया तो उस व्यक्ति के भी अकाउंट में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो 1,000 और 700 मतलब 1,000 रुपये की करेंसी है, 1,760 रुपये बन गए 1,000 रुपये के। तो ये मुद्रा सृजित हो गई ना एक तरीके से। तो बैंक्स जो होते हैं वो इस तरीके से मुद्रा को सृजित करते हैं। समझ में आ गई बात आपको कि RBI करेंसी के रूप में मनी को सप्लाई करता है,
भारत सरकार सिक्कों और 1 रुपये के नोट के रूप में मुद्रा को सप्लाई करता है, ठीक है। और जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लोन देकर मुद्रा का सृजन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया मुद्रा सप्लाई क्या होती है, मुद्रा आपूर्ति क्या होती है, यानी मनी सप्लाई क्या होती है, और मनी सप्लाई कौन करता है। अब ये बताओ, जो इसके मापक, मनी सप्लाई के जो मापक मापते कैसे मनी सप्लाई को, ठीक है, या इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब मेजरमेंट जो करते हैं ना, इसका 4 तरीके से मेजरमेंट करते हैं। देखो, जो इसका जो मेजरमेंट है वो 4 तरीके से करते हैं। कैसे इसको मापते हैं M1, M2, M3, M4। ये क्या समझा दिया आपने, M1, M2, M3, M4। रुको मैं समझाता हूँ। देखो, मुद्रा आपूर्ति का जो पहला मेजरमेंट होता है वो होता है M1, ठीक है, ये होता है M1। और M1 इक्वल टू होता है C, फिर होता है प्लस DD, फिर प्लस OD। समझ में नहीं आया, क्या लिख दिया। M को बोलते हैं मुद्रा, ठीक है, मुद्रा बन, पहला मेजरमेंट है मुद्रा बन यानी M1। M1 इक्वल टू C का मतलब होता है करेंसी, जो मेरे पास है, आपके पास है, मतलब पूरे देश में जो करेंसी है वो, एक तरीके से उसको बोलते हैं ये C, ठीक है। एक तरीके से जो पूरे देश में जो सर्कुलेशन चल रहा है ना करेंसी का, वो पूरी करेंसी हो गई, पहली चीज़। DD क्या होता है। DD होता है पूरे देश में लोगों के द्वारा जो डिमांड डिपॉजिट्स है ना, जैसे किसी का सेविंग अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, किसी के करंट अकाउंट में पैसा जमा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो अमाउंट बैंक पे जमा है तो ये DD हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। प्लस OD क्या होता है सर। OD होता है अदर डिपॉजिट्स मतलब IMF एक संस्था है, उसने अपने अमाउंट को RBI के पास अपने DD में जमा कर दिया, नाबार्ड ने अपने DD में जमा कर दिया RBI के पास, ठीक है। RBI के पास जो संस्थाएं होती हैं इंटरनेशनल या फिर इंडियन, जैसे कि नाबार्ड वगैरह, जो अपना RBI के पास जमा करती हैं, उसे कहते हैं OD, अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये M1 का फार्मूला है, ध्यान रखना। M1 का फार्मूला याद हो या ना हो, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि M1 इक्वल टू मतलब करेंसी, पूरे देश में जो करेंसी चल रही है वो, और सेविंग और करंट अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है वो, प्लस अदर डिपॉजिट्स। ये तो हो गया आपका M1। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं M2 के बारे में। दूसरा मेजरमेंट कैसे होता है, ये होता है M2। अब M2 क्या होता है सर। M2 होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस। आपके जो पोस्ट ऑफिस में अब होता है ना, कुछ लोगों के पास सुविधा नहीं होती है बैंक अकाउंट की, तो वो जाकर पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे जमा कराते हैं जाके, ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा ज़्यादातर ऐसा होता है, ठीक है। तो मेजरमेंट दूसरा जो होता है ना इसका M2 का, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो जमाएँ होती हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम बात करेंगे M3, तीसरा मेजरमेंट मुद्रा आपूर्ति का। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा M1 प्लस TD। अब आप कहेंगे TD क्या होता है। देखो TD मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, और करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो रन करते हैं उसको, ठीक है। एक होता है टाइम डिपॉजिट्स। इसमें आता है आपका FD, फिक्स डिपॉजिट के रूप में, है ना, जिसमें आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है। तो कभी आपका मन करता है कि काम करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितना आपका मन करता है उतने साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये जो तीसरा मेजरमेंट होता है मुद्रा सप्लाई का, मनी सप्लाई का, उसको इस तरीके से मापते हैं M1 प्लस TD। मतलब M1 में तो आपका आ गया पूरी करेंसी जो देश में सर्कुलेट है, जितनी करेंसी देश में सर्कुलेट है वो, प्लस लोगों का सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में जितना पैसा है वो, प्लस अदर डिपॉजिट्स RBI के पास जो पड़ी हुई हैं वो, ठीक है, ये M1 हो गया, प्लस TD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। और मेरे दोस्त, इसी को कहा जाता है ब्रॉड मनी।
आगे मैं समझा दूंगा थोड़ा, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि इसे हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं, M3 को। M1 और M2 नैरो मनी थी, ठीक है। नैरो मनी क्यों कहा जाता है M1 और M2 को? क्योंकि वो बहुत तरल है। तरल क्यों है? क्योंकि आप आपको दिखाता हूँ मैं तरल क्यों है, ठीक है। जैसे कि आपके पास, आप कहते हो ना कि मैं कैश रखना पसंद नहीं करता। क्यों कहते हो ऐसा? आप इसलिए कहते हो कैश रखना मैं पसंद नहीं करता क्योंकि अगर मेरे पास कैश पड़ा होता है तो वो बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो करेंसी है वो बहुत तरल है, लिक्विड है, अगर वो मेरे पास रहेगी तो मैं उसको जल्दी खर्च कर दूंगा, ठीक है। तो करेंसी बहुत ज़्यादा तरल होती है। उसके बाद आपका डीडी बहुत ज़्यादा तरल होता है। डीडी में आपका करंट अकाउंट आ गया ना, करंट अकाउंट में तो 24 घंटे में भी आपका ट्रांजैक्शन चलता रहता है, करते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा सेविंग अकाउंट्स में जो आपका पैसा पड़ा होता है वो आपका तरल होता है। आपका जब मन चाहे तो आप जाकर निकाल कर लाकर खर्च कर सकते हैं। और आजकल तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑनलाइन गूगल पे, फ़ोनपे के थ्रू पे कर दिया सेविंग अकाउंट का पैसा, ठीक है। तरल है एक तरीके से, बहुत जल्दी बह जाता है मार्केट में। इसके अलावा अदर डिपॉजिट्स तो हैं ही, जो मैंने आपको बताया था ना, जैसे IMF ने जो पैसा डिमांड डिपॉजिट में RBI के पास जमा कर रखा है तो वो मांग सकता है उसको कभी भी आकर, नाबार्ड भी मांग सकता है पैसा, ठीक है। इसके अलावा आपका ये जो टर्म डिपॉजिट M3 होता है ना, इसको ब्रॉड मनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें फिक्स डिपॉजिट आ जाता है ना, और फिक्स डिपॉजिट का पैसा आप इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। फिक्स डिपॉजिट का अगर आप पैसा निकालने जाएंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, फॉर्म फिल करने होते हैं, काफ़ी लंबा थोड़ा प्रोसेस हो जाता है, निकालने में टाइम लग जाता है, ठीक है। इसलिए इसको ब्रॉड मनी कहा जाता है। अब एक होती है आपकी, हाँ, अब एक होती है आपकी M4, मेजरमेंट 4 होता है आपका ये, मुद्रा आपूर्ति का मेजरमेंट 4 होता है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कि आखिर ये M4 होता क्या है। M4 इक्वल टू M3। M3 समझ गए ना, M3 में सब कुछ आ गया। अब M3 में आ गया M1 के सारे कंपोनेंट्स, करेंसी प्लस DD प्लस OD, ठीक है, प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट भी इसमें आ गया। अब इसमें आपको पोस्ट ऑफिस और जोड़ दो, ये हो गया आपका M4। इसको भी ब्रॉड मनी कहते हैं, ठीक है। तो ब्रॉड मनी हो गए आपके दो एम। अगर कभी पूछा जाए आपसे कि ये ब्रॉड मनी किसे कहा जाता है तो वो M3 M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है, और नैरो मनी होता है M1 M2, ठीक है। ब्रॉड मतलब व्यापक मनी, ठीक है। तो ये मेजरमेंट्स होते हैं आपके मुद्रा सप्लाई के। आगे समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ बताने चाह रहा हूँ मैं आपको कि ये हमें समझ में आ गया, मनी सप्लाई के मेजरमेंट्स हमने समझ लिए। अब हमने कभी कभी ना न्यूज़ में पढ़ा होता है, काफ़ी सुना होता है कि रिजर्व मनी के बारे में भी, ठीक है। आखिर ये रिजर्व मनी क्या है? चलो रिजर्व मनी भी समझा देते हैं। रिजर्व मनी जिसको हम बोलते हैं M0, ठीक है। ध्यान रखना M0 ये M1 के पार्ट से बिल्कुल अलग है, ठीक है। जो जो मेजरमेंट्स के 4 पार्ट हैं ना उससे काफ़ी अलग है। रिजर्व मनी को केंद्रीय बैंक मनी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अलग होती है उनसे। कैसे अलग होती है अब दिखाता हूँ मैं आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C करेंसी प्लस DD, ठीक है, प्लस OD। सर ये तो M1 का फॉर्मूला हो गया, आपने तो बताया था करेंसी प्लस DD प्लस OD। हाँ यार, ये तो वही हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ ये उससे अलग कैसे, ठीक है। M0 में करेंसी तो सारी हो गई, ठीक है, जितनी भी करेंसी देश में सर्कुलेट हो रही है ना हमारी कंट्री में लोगों के पास, तो वो हो गई। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं DD की। आखिर ये DD क्या होती है? यहाँ पर DD से मतलब क्या है? स्लाइड में जाते हैं, थोड़ा सा पीछे की स्लाइड में जाते हैं, तो मैंने आपको समझाया हुआ है कुछ, हाँ, आपको यहाँ समझ में आएगा। देखो यार, मैंने आपको बताया था ना जब मेरे पास 1000 रुपये थे तब मैं 1000 रुपये लेके गया BOB बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। उसके पास मैंने वो जमा किए पैसे। पैसे जमा करने के बाद उस BOB को ना 4% CRR के रूप में RBI के पास जमा करना पड़ा, ठीक है। तो जो 4% RBI के पास जमा
करता है ना, बीओबी कहाँ करता है, वो आरबीआई के पास अपना एक करंट अकाउंट ओपन करके रखता है, जितना भी सीआरआर होता है उसी में जाता है उसके करंट अकाउंट में। ठीक है, तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ। जस्ट अ मोमेंट। ये जो 1000 रुपये थे, इसका 4% आरबीआई के पास गया। ठीक है, आरबीआई के पास कहाँ गया, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में क्यों, क्योंकि जो जितने भी बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास अपना ही करंट अकाउंट खुलवा कर रखते हैं। उनको कोई भी करेंसी अगर रिजर्व में जमा करनी होती है, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, तो वो उनके करंट अकाउंट में जाती है। इसके अलावा अगर मान लो लोन लेने कोई नहीं आ रहा है, तो वो अपना पैसा ना बैंक आरबीआई के पास जमा कर देता है, ताकि कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे उससे। ठीक है, तो ये जो 4% सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास करंट अकाउंट में जा रहा है ना, ये जो जा रहा है ना, यही बात हो रही है डीडी की। ठीक है, M1 में जो बात हो रही थी कि M1 में डीडी क्या है, M1 में डीडी वो है जिस जो मुद्रा लोन में जा रही थी। एक मिनट यार, फिर से बताता हूँ मैं आपको। ये जो 1000 रुपये में से 4% गया आरबीआई के पास, ये जो 4% जा रहा है ना, ये तो आ जाएगा डीडी में अपना। ठीक है, इसके अलावा ये जो 960 रुपये बच रहे थे, ये जो 780 रुपये बच रहे थे ना, जिसका लोन मतलब जिसका लोन बात रही थी बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये है आपका M1 का डिमांड डिपॉजिट। तो अब समझ में आया या और समझाऊँ थोड़ा सा? ठीक है, एक बार और समझा ही देता हूँ। जैसे 1000 रुपये है, 1000 रुपये में जो 4% जाता है सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास करंट अकाउंट में बीओबी के, वो हो गया आपका डिमांड डिपॉजिट M0 रिजर्व मनी का। ठीक है, अब उसको हटा दो। उसके अलावा जो 960 रुपये बचा लोन के रूप में, वो 960 रुपये डिमांड डिपॉजिट का जो है पर्सन का, वो M1 का रुपया हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके बता देना एक बार, या फिर से रिपीट करके देख लेना वीडियो को। ओके, तो हम कहाँ पर थे, फार्मूला क्या था हमारा? जस्ट अ मोमेंट, समझ में आ गया। M0 यानी रिजर्व मनी का फार्मूला क्या होता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स और प्लस ओडी। अच्छा, कभी कभी ना आर्थिक सर्वेक्षण में एक स्टेटमेंट आता रहता है ना, आपने कभी नोटिस किया हो कि वो लिखते हैं कि इस बार का जो हमारा रिजर्व मनी है ना, इस बार का रिजर्व मनी ब्रॉड मनी में कन्वर्ट नहीं हुआ। वो ऐसा कहते हैं कि रिजर्व मनी हमारा ब्रॉड मनी में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कन्वर्ट? क्योंकि जितने भी बैंक थे मतलब मोस्टली बैंकों ने अपने पैसे को लोन के रूप में नहीं बांटा, उसको बैंकों के पास एज ए रिजर्व बैंकों के पास जमा कर दिया रिवर्स रेपो विंडो के रूप में। नहीं आया समझ में स्टेप? चलो देखते हैं। M0 का फार्मूला आपको पता चल गया, इक्वल टू क्या है, C प्लस BD या DD जो भी है, BD बैंक डिपॉजिट्स, और प्लस हो गया आपका OD। OD तो समझ में आ गया ना आपको? OD क्या होता है? OD का मतलब भाई आरबीआई के पास IMF की जमा है डिमांड डिपॉजिट्स में। ठीक है, और नाबार्ड ने जो आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट्स में जमा कर रखा है वो सब, और एक इसको बोलते हैं रिजर्व मनी। ठीक है, ये हो गया रिजर्व मनी। अब हो गया आपका, हम बात कर रहे हैं M3 का पता है ना, M1 प्लस TD टाइम डिपॉजिट, इसको हम बोलते हैं ब्रॉड मनी। ब्रॉड ये हो गया आपका ब्रॉड मनी। तो देखो यार, रिजर्व मनी ब्रॉड मनी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोन नहीं बांट रहे हैं बैंक्स। क्यों? मैं 1000 रुपये जमा करके आया, मैंने बैंक को जाके 1000 रुपये जमा कर दिए, लेकिन बैंक के पास कोई दूसरा बंदा लोन लेने आया ही नहीं। अब वो बैंक अपने पास पैसा नहीं रखेगा ना, उसको वो आरबीआई के पास जमा कर देगा और कहेगा मालिक आप ये पैसे रखो, इसके बदले में मुझे कुछ इंटरेस्ट दे देना।
ठीक है। तो इस तरीके से ना रिजर्व मनी भी नहीं बढ़ रही थी आरबीआई की, और ब्रॉड मनी भी नहीं बढ़ रही थी, मतलब लोन बांटा ही नहीं जा रहा था। एक तरीके से लग रहा था ऐसे अर्थव्यवस्था में सुस्त सुस्ती सी पड़ी हुई है, किसी को लोन ही नहीं लेना। ठीक है, तो इस तरीके स्टेटमेंट अगर आते हैं कभी कभी कि आरबीआई रिजर्व मनी ब्रॉड मनी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो पैसे हैं वो आरबीआई के पास जमा कर दिए जा रहे हैं बैंकों के द्वारा। ठीक है, इस तरीके के स्टेटमेंट भी आप देखेंगे कि M3 मतलब ब्रॉड मनी और रिजर्व मनी पहले की तुलना में इस बार कम रही है। कम रहने का मतलब क्या हो सकता है कि ब्रॉड मनी कन्वर्ट नहीं हो पा रही है लोन में, जो पैसे आ रहे हैं वो लोन में जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, मनी मल्टीप्लायर का। आखिर ये मनी मल्टीप्लायर क्या है यार? मनी मल्टीप्लायर को बोलते हैं आप, जैसे कि आपका जो M3 हो गया और M0 हो गया, समझ गए? M3 क्या होता है आपको पता ही होगा, M3 ब्रॉड मनी, ठीक है। और M0 क्या होता है आपका आरक्षित। आरक्षित मतलब जो CRR होता है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे 1,000 रुपये अगर मैं BOB के पास जमा करके आता हूँ, तो उसका 4% CRR के रूप में RBI के पास जाएगा। ठीक है, तो BOB के पास 960 रुपये होंगे ना लोन देने के लिए। अगर CRR 4% से 10%, अगर CRR अगर जो CRR है वो 4% से 10% कर दिया जाए, ठीक है, तो अब 1,000 रुपये का 10% RBI के पास कितना जाएगा भाई? RBI के पास 100 रुपये जाएगा, नहीं जाएगा? पहले 40 रुपये जा रहे थे 4% के रूप में, अब जा रहे हैं कितने? 100 रुपये। तो पहले जहाँ 960 रुपये थे, अगर आप देख सकते हैं, पहले 960 रुपये बन रहे थे बैंक के पास लोन के रूप में बांटने के लिए, अब 900 रुपये बनेंगे। तो जितना ज़्यादा CRR बढ़ेगा, जितना ज़्यादा CRR बढ़ेगा, मनी मल्टीप्लायर मुद्रा गुणक में उतनी कमी होगी। जितना ज़्यादा CRR कम होगा, मनी सप्लाई मुद्रा गुणक में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? बहुत प्यार से समझ लेना। CRR हो चाहे SLR हो, अगर इनमें वृद्धि होती है, अगर इनको इंक्रीज़ किया जाता है, तो मुद्रा गुणक हमेशा कम रहता है। ठीक है, मुद्रा गुणक में भी कमी होती है। लेकिन अगर CRR और SLR को कम किया जाता है, तो मुद्रा गुणक में भी वृद्धि होती है, क्योंकि उससे बैंकों के पास अच्छा खासा पैसा होता है लोन के रूप में बांटने का। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझने हैं हमें। मनी सप्लाई क्या होती है वो हमने समझ लिया, मनी सप्लाई कौन करता है वो भी हमने समझ लिया, मेजरमेंट्स मनी सप्लाई के जान लिए, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है जान लिया, नैरो मनी क्या होती है, ब्रॉड मनी क्या होती है बता दिया है मैंने आपको। ठीक है, रिजर्व मनी क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स कैसे मुद्रा को सृजित करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं हम आकर यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उसको टैकल करते हैं। अब यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन था कि किसी अर्थव्यवस्था में मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि मनी मल्टीप्लायर मुद्रा गुणक कब बढ़ता है, अगर CRR कम होगा, SLR कम होगा तो मुद्रा गुणक बढ़ेगा। अगर ये CRR ज़्यादा होगा, SLR बढ़ता जाएगा तो मुद्रा गुणक कम होगा। ऑप्शन देखते हैं। आरक्षित नकदी कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि से मुद्रा गुणक बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भाई, पहले ही तो बता रखा है आपको, बता रखा है ना कि इसमें कमी अगर होती तो बढ़ता। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, इसको छोड़ते हैं अभी। सांविधिक
सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि यानी एसएलआर में वृद्धि? नहीं। कमी होगी तो बढ़ेगा। देश की जनसंख्या में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि कितनी भी हो जाए, अगर देश की जनसंख्या के लोग बैंकों में पैसे जमा नहीं करेंगे तो उससे मुद्रा गुणक तभी बढ़ेगा जब वो पैसे जमा करेंगे बैंकों में। जनसंख्या वृद्धि से कोई मुद्रा गुणक में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। फिर कभी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो में अगर कमी होती है तब मुद्रा गुणक बढ़ता है, और एसएलआर में अगर कमी होती है तो मुद्रा गुणक बढ़ता है। अगर वृद्धि करोगे उनमें तो मुद्रा गुणक कम हो जाएगा। पहले क्वेश्चन हमने टैकल कर लिया, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते में 1 लाख रुपए की नगद राशि निकाल लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में से 1 लाख रुपए निकाल लेते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो आप ये मत सोचने लग जाना कि अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए निकाल लेंगे तो बैंक के 1 लाख रुपए तो जो मुद्रा आपूर्ति है उसमें 1 लाख रुपए की कमी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था, पीछे दिखाता हूँ मैं आपको फार्मूला, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकालते हैं तो मनी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपका बैंक अकाउंट है डीडी, ठीक है, डीडी में है आपका बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट है डीडी में से आपने 1 लाख रुपए निकाल लिया, और वो 1 लाख रुपए निकाल के आपने कैश में कन्वर्ट कर लिया ना, तो मुद्रा सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने उस पैसे को कैश में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी मुद्रा आपूर्ति है ना वो अपरिवर्तित रहेगी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इनमें से भारत में व्यापक धन, अभी हम बात करें व्यापक धन यानी मैंने आपको बताया था ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी क्या है? ठीक है, ब्रॉड मनी मैंने आपको बताया था, ब्रॉड मनी का फार्मूला M3, M3 इक्वल टू क्या होता है, M3 इक्वल टू मैंने आपको बताया था, आपका उसमें आ जाता है M1 प्लस TD। ठीक है, M1 में आपके जनता के पास जो करेंसी है वो आ जाएगी। हाँ ठीक है, ये भी बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट्स, हाँ बिल्कुल वो M1 का कंपोनेंट ये भी आ जाएगा, और टाइम डिपॉजिट्स, हाँ, तो ये आपका तीनों हो जाएंगे इसके आंसर। व्यापक धन यानी ब्रॉड मनी में ये आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। अब ये क्वेश्चन आपको कितना आसान लग रहे होंगे, अगर आपको एक बार इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आपको यही क्वेश्चन बड़े आसान से लगेंगे करना। निम्नलिखित में से किसके योग से ब्रॉड मनी बनती है? फिर वही ब्रॉड मनी वाला, आप इसको फिर से आप कर सकते हो, आप इसको मैंने आपको समझा रखा है इसको। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तरलता मैंने आपको बताया था कि सबसे तरल, जो मैंने आपको बताया था ना लिक्विडिटी के रूप में, कि M1 बहुत ज़्यादा तरल होता है, फिर M2 तरल होता है, फिर M3 M4। तरलता आखिर होती क्या है वो भी मैंने आपको बताया था। जब आपका पैसा बह जाए, मतलब पानी में नहीं बह जाए, खर्च हो जाए ना, उसके खर्च होने की क्षमता बहुत, मतलब आसानी से खर्च होने वाला जो पैसा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तरल पैसा है वो। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कैश रखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर जेब में पैसे पड़े होते हैं तो वो खर्च हो जाते हैं एज ए कैश। ठीक है, यानी वो बहुत ज़्यादा तरल है। उसके बाद अगर आपके सेविंग अकाउंट्स में, डिमांड डिपॉजिट्स में, सेविंग अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हुए हैं वो भी बहुत तरल हैं, तो वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे जो तरल है वो है आपका, पहले करेंसी हो जाएगी सबसे तरल। ठीक है, फिर आपके जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उसमें करंट अकाउंट होता है ना, 24 घंटे में ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए पहले मांग जमा आएगा यहाँ पर, तो दूसरा हो गया। फिर आएगा आपके पास सेविंग अकाउंट्स में जो पैसा होता है वो आपका तरल होता है। उसके बाद आता है आपका टाइम डिपॉजिट्स वाला। तो आंसर हो गया आपका चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक मनी सप्लाई का। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। काफ़ी समझाने की कोशिश तो की, मैंने ट्राई किया एक समझाने का। अगर आपको समझ में आया तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये लेक्चर। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिए, और
ऐसे ही लेक्चर मैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए बनाता रहूँगा, जिससे आपके प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स में कुछ हेल्प हो जाए। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।